सो हम लेफ्ट कर गए थे ऑन कि जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में खाना और पी नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर ब्रीदिंग थ्रू माउथ, तो क्या होगा कि वो क्या कर देंगे, उसको उलट देंगे, ठीक है। दे वोंट बी एबल टू फीड, और अगर वो खाएंगे तो दे कैन वॉमिट इट आउट, रिगर्जिटेटेड। देन नेजल डिस्चार्ज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो नेजोफैरिंग्स है दैट हैज़ बीन ऑब्स्ट्रक्टेड, तो जो फेरेंजियल नेजल सिक्रीशंस लाइक म्यूकस एंड ऑल, वो क्या होंगे, वो स्वॉलो नहीं हो पाएंगे एंड दे विल कम थ्रू द नोज। देयरफॉर चाइल्ड आर ऑलवेज लाइक वेट एंड वॉबली, ठीक है। एंड ऑल्सो इट कैन बी रिलेटेड टू क्रॉनिक रायनाइटिस। फॉर एग्जाम्पल किसी को क्रॉनिक रायनाइटिस है, इस वजह से उसको एडिनाइटाइटिस भी हो गया है, एडिनाइटाइटिस भी हो गया है। सो व्हाट विल हैपन, एक तो जो क्रॉनिक रायनाइटिस है, जो भी सिक्रीशंस बनेंगी वो एक तो ज़्यादा बनेंगी एंड दे वोंट बी ड्रेनिंग, ठीक है। साइनोसाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसिस्टेंट डिस्चार्ज है, इट इज़ इन्फेक्टेड, ठीक है। इट कैन गो टू द maxillary sinus. So maxillary sinusitis can cause adenoids and adenoids can cause primary maxillary sinusitis. एपिस्टैक्सिस की बात करें, सो एडिनॉइड्स व्हेन दे आर एक्यूटली इन्फ्लेम्ड, सो एपिस्टैक्सिस तब होगा जब नोज ब्लोइंग होगी, ठीक है। जब आप अपनी नोज ब्लो करेंगे या फिर कोई ट्रॉमा वगैरह होगा तो ईजी ब्लीड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होगी, देयर विल बी वेसोडाइलेशन एंड ऑल, ठीक है। वॉइस चेंज होगी बिकॉज अगेन दिस गिव्स अ नेजल ट्वॉन्ग टू द वॉइस, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नेजोफैरिंग्स व्हाट इट डज, इट गिव्स अ रेजोनेटिंग चेम्बर फॉर द वॉइस, ठीक है। ऑरल सिम्टम्स की बात करें मीनिंग ईयर, तो क्या होगा कि जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है दैट इज ओपनिंग इनटू द मिडल ईयर, तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो जो एयर है दैट कैन नॉट गो टू द मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में क्या होगी कि जितनी भी एयर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, वैक्यूम क्रिएट होगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। एंड अब क्या हो सकता है कि वहाँ पे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है। अब एक्यूट क्रॉनिक में बदल सकता है, क्रॉनिक के साथ डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ एडिनॉइड कॉजेज इंटरमिटेंट यूस्टेशन ऑब्स्ट्रक्शन विद फ्लक्चुएंट हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो हेयरिंग लॉस भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन हो गया। फ्यूजन क्या होता है कि वहाँ पे लाइक एक्सुडेट फ्लूइड भर गया है। जनरल सिम्टम्स की बात करेंगे तो दीज चिल्ड्रन विल बी हैविंग एडिनॉइड फेसिस। दिस इज़ अ पर्सन, जैसे कि आप देख सकते हैं ही इज़ इसके मुंह खुला है, दिस इज़ अ माउथ ब्रीदर, जब ये सो रहा होगा तभी इसका मुंह खुला होगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी जो इसकी नोज़ है इसमें इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ पिंच्ड। पिंच्ड का मतलब है कि जो इसका एलर्निजा है वो एट्रोफी कर गया बिकॉज ऑफ डिसयूज। इसका जो अपर लिप है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो स्मॉल, एंड इसके जो अपर टीथ है दैट इज क्राउडेड, एंड इसका जो आर्च होगा दैट वुड बी हाईली आर्च, हाईली प्लेस्ड, जिसका पैलेट होगा हाईली आर्च्ड होगा। So I will read it to you. Chronic nasal obstruction and mouth breathing can lead to facial appearance called adenoid facies. ठीक है, जो बच्चा होगा उसका फेस इलोंगेटेड होगा, ही विल बी हैविंग डल एक्सप्रेशन, हिज माउथ विल बी ओपन। जो इसके टीथ होंगे, अपर टीथ होंगे, वो प्रोमिनेंट एंड क्राउडेड होंगे एंड हिच्ड अप अपर लिप होगा, ठीक है। नोज पिंच्ड इन अपीयरेंस होगी, ऐसा है कि अंदर की तरफ धस गई है, ठीक है। डिसयूज एट्रोफी ऑफ एलानेसाई, ठीक है। एंड वी हैव हार्ड पैलेट इन दीज केसेज इज हाईली आर्च्ड एज मोल्डिंग एक्शन ऑफ द टंग ऑन पैलेट इज लॉस्ट, ठीक है। जब आप अपनी टंग को अपने पैलेट से टच करते हैं ना, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ, तो वो नहीं कर पाएगी बिकॉज जो हार्ड पैलेट है दैट इज हाईली प्लेस्ड बिकॉज ऑफ माउथ ब्रीदिंग, क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग। एंड कभी कभार जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है दैट कैन कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। एप्रोसेक्सिया हो सकता है, मीन्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा, वो उसको एकदम से सांस आना बंद होगी, देन ही वोंट बी एबल टू, वो हमेशा कंसंट्रेट करेगा कि वो सांस ले रहा है ढंग से कि नहीं। सो ही विल बी वेरी कॉन्शियस कि हाँ मेरे को सांस आ रही है कि नहीं, ही विल बी ओपनिंग हिज माउथ, ठीक है। जब भी वैसे अपना माउथ बंद करेगा देन ही विल रियलाइज कि ओह नो मुझे सांस नहीं आ रही है, सो दैट कैन लीड टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। देन जैसे आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज द एनलार्ज्ड एडिनॉइड। सो इसका जो हम ये एक्सरे कराते हैं, ठीक है, एंड एक्सरे में हम क्या बोलते हैं बच्चे को, दैट ही हैज़ टू एक्सटेंड हिज नेक, ओपन हिज माउथ, ठीक है। ऐसे हम फिर लेटरल एक्सरे लेते हैं, ठीक है। हाउ ऑल्सो वी कैन डू अ रिजिड और फ्लेक्सिबल नेजो फेरिंगोस्कोपी, ठीक है।
अगर बच्चा कोऑपरेटिव है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो जनरली अनकोऑपरेटिव होते हैं, उनको लगता है कि अगर अंदर हम उनके कुछ डालेंगे तो उनको पेन वगैरह होगा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डू रेडियोग्राफी, एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमें एक डिजिटल एग्जामिनेशन करना चाहिए, डिटेल नेजल एग्जामिनेशन, ताकि हमें पता हो कि दूसरे कॉजेज़ तो नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, या फिर इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रखी है, या फिर कोई टॉन्सिल, अदर टॉन्सिल तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स आर नॉट मार्क्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, उसको समझाते हैं कैसे ब्रीथ करना है, नेजल डिकंजेस्टेंस दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक दे सकते हैं अगर उसको एलर्जी भी है साथ में, ठीक है। अगर उसको कोई क्रॉनिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। पर जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, ठीक है, तो फिर हम एडिनॉइडटेक्टमी कर सकते हैं, एडिनॉइड्स हटा सकते हैं। एडिनॉइडटेक्टमी हम पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडिनॉइड्स है दे कैन रीअकर, वो फिर से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा नहीं है, एंड दे विल रिग्रेस आफ्टर लाइक 20 to 17 ईयर्स में दे विल अगेन रिग्रेस, ठीक है। सो दे आर रिकरेंट एंड दे विल रिग्रेस सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। सो एडिनॉइडटेक्टमी तभी करते हैं जब सिम्टम्स आर वेरी मार्क्ड, ठीक है। देन वी कम टू एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस, ठीक है। अब जो नेजोफेरेंजाइटिस है, या तो ये इन्फ्लेमेशन नेजोफेरिंक्स का भी हो सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा अपर एयरवे ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, वायरसेस है, वी हैव कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड एडिनो वायरस। बैक्टीरिया में वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजीन्स एंड नीमोकोकस, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है दैट इज ड्राइनेस एंड बर्निंग ऑफ थ्रोट अबव द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो सीन इन कॉमन कोल्ड, ठीक है। पेन एंड डिस्कम्फर्ट होगा फिर बैक ऑफ द नोज में, एंड धीरे धीरे आपको खाने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब क्या होता है, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो आपको फीवर भी होगा, जो आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है वो इनलार्ज कर जाएंगे, ठीक है। एंड इट इज कवर्ड विद वाइटिश एक्सुडेट, जो म्यूकोजा होगा दैट विल बी कंजेस्टेड एंड कवर्ड विद वाइटिश एक्सुडेट। अच्छा, अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, लाइक कॉमन कोल्ड तो अपने आप ठीक हो जाता है ना कुछ दिनों में, ठीक है। पर अगर ज़रूरत हुई तो हम पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, कोई डिस्कम्फर्ट है, हमने देखा ना कि डिस्कम्फर्ट होगा खाने के समय, ठीक है। एक तो ड्राइंग एंड बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। जनरल सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस, फॉर एग्जांपल फीवर हो रहा है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज कर गया है, देन वी गिव एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब बच्चों में क्या होता है, अगर उनके नेजोफेरिंग्स जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, और नेजोफेरिंग्स में हमारे एडिनॉइड्स है, तो वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, दैट कैन लीड टू एडिनॉइडाइटिस। सो हम इसमें नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, जैसे हम एडिनॉइड्स में दे रहे थे। देन वी हैव क्रॉनिक नेजोफेरेंजाइटिस, ठीक है। जब एक्यूट बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, दैट इज क्रॉनिक, ठीक है, इट बिकम्स क्रॉनिक। अब ये किस में होता है, किसी भी इरिटेशन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल जो हैवी स्मोकर्स है, ड्रिंकर्स है, या फिर डस्ट फ्यूम्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दे कैन हैव क्रॉनिक। और ये जो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ये सिर्फ नेजोफेरिंग से नहीं, लैरिंग से भी एसोसिएटेड है, ओरोफेरिंग से भी एसोसिएटेड है, ट्रेकिया से भी है, एयरवेज से भी है, ठीक है। तो हम आगे बहुत जगह पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फीचर्स क्या होंगे, एक तो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होगा एंड क्रस्टिंग होगी एट द बैक ऑफ नोज, ठीक है। और एक तो जो पेशेंट्स होते हैं उनको कांस्टेंट डिज़ायर होगी कि वो ऐसे या फिर स्नॉटिंग करे, ठीक है। सो दैट जो नेजल सिक्रीशंस उनके थ्रोट में, जो इनके नेजोफेरिंग्स में एक्यूमुलेट होगी, वो इनगल्फ कर लें, ठीक है। और अगर हम इनकी एग्जामिनेशन करेंगे तो जो इनका म्यूकोजा होगा वो पहले कंजस्टेड होगा, म्यूकोपस हो सकता है उसमें, या फिर वो ड्राई क्रस्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो भरी भरी सी होगी, ठीक है, ड्यू टू कंजेशन, पस एंड ड्राई क्रस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को इरिटेट करते हैं, फर्स्ट इज हाइपरट्रोफी एंड देन इट एट्रोफीज, एट्रोफी में क्रस्टिंग हो जाती है। एडिनॉइड्स कैन बी इनलार्ज, ठीक है, क्योंकि हम नेजोफेरिंग्स इन्फ्लेम हो रहा है, और एडिनॉइड्स तो नेजोफेरिंग्स में, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ईएनटी में क्या होता है, अगर एक स्ट्रक्चर इन्फेक्ट होता है तो जो आसपास के स्ट्रक्चर वो इजीली इन्फेक्ट हो जाते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। क्रॉनिक इन्फेक्शन की बात करें तो अगर नोज़ में है, फॉर एग्जांपल राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, या फिर ओरोफेरिंग्स में, उनमें अगर इन्फेक्शन है तो उनको ठीक कर दो। स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह बंद कर दो, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम्स में जाना बंद कर दो अगर आप कोई डस्टिंग वगैरह एरिया में है, ठीक है। फिर अल्कलाइन डाउचिंग कर सकते हैं। अल्कलाइन डाउचिंग मतलब जो भी क्रस्ट वगैरह होता है, म्यूकोपस होता है, उनको जो नाक है उसको साफ कर सकते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन से, ठीक है। एंड अगर हम इन्हेलेशन करें, ठीक है, जो वार्म, अगर हम जो हॉट फ्यूम्स है, जो वाटर है, उसको इनहेल करें, बॉइलिंग वाटर को, दैट हैज़ अ सूदिंग इफेक्ट। फिर हम आते हैं थॉर्न वैल्स डिजीज़ में, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेंजियल बर्साइटिस। अभी हमने देखा था नेजल, जो नेजोफेरेंजियल बर्सा था,
वो था ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एब्सेस भर जाता है, दैट इज हमारा थॉर्न वॉल्स डिजीज। सो यस, हियर इट इज़, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एब्सेस वगैरह हो जाएगा, ठीक है। इस थॉर्न वॉल्स डिजीज एज सच खुद इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज जो नेजोफेरेंजियल बर्सा है, दिस इज अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। अब आपने देखा कि इस बर्सा के आगे एडेनॉइड्स है, ये खुद पूरा नेजोफेरिंग्स में अगर यहाँ पे एब्सेस होता है तो एडेनॉइड्स इन्फेक्ट हो सकता है, एडेनॉइड्स इन्फेक्टेड है तो ये इन्फेक्ट हो सकता है, ये नेजोफेरेंजाइटिस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी पोस्ट नेजल ड्रिप है, क्रस्टिंग है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। रिकरेंट स्टोर थ्रोट, लो फीवर एंड हॉस्पिटल हेडेक हो सकता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे कभी कभार सिस्ट हो सकते हैं या फिर फ्लक्चुएंट स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। एंड फिर यही है कि यहाँ पे क्रस्टिंग वगैरह हो गया, एंड ट्रीटमेंट इज अगेन एंटीबायोटिक्स। और अगर यहाँ पे सिस्ट है तो हम सिस्ट की क्या करेंगे, मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन क्या होता है, सिस्ट को रिमूव करके जो भी बची हुई एपिथेलियम है उसको सील देते हैं साथ में, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ द इट्स लाइनिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। सो आपने देखा कि फेरिंग्स में चाहे वो एडिनॉइड्स है, एक्यूट फेरेंजाइटिस है, क्रॉनिक नेजोफेरेंजाइटिस है या फिर थॉर्नवेल्स डिजीज है, सब में ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होगी एंड क्रस्टिंग होगी, ठीक है। बिकॉज ये स्ट्रक्चर इतने पास है, ये एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर आपको यही हुआ है तो बाकी स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड नहीं है। देन वी कम टू द ट्यूमर्स। फर्स्ट इज नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा या फिर जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। दिस इज रेयर, पर जैसे आप देख सकते हैं जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब बच्चे, ठीक है। एंड एंजियोफाइब्रोमा मतलब कि ये एक बेनाइन ट्यूमर है जिसमें वी हैव वेसल्स एंड फाइब्रस टिश्यू एंड इट इज़ कॉमनेस्ट ऑफ द बेनाइन, ठीक है। एक तो ये एडोलेसेंट मेल्स में होता है, हमें इसका रीज़न तो नहीं पता, पर ऐसा प्रपोज किया गया कि ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन ये एडिनोमा ग्रो करता है, सॉरी ये जो फाइब्रोमा है ये ग्रो करता है, ठीक है। ये हेमाटोमेटस नाइडस है। हेमाटोमा क्या होता है, कोई भी डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ ऑफ अ टिश्यू, मतलब टिश्यू वहीं पे है पर उसकी डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ है। तो अगर डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ में अगर कोई भी ट्यूमर हो जाता है दैट लीड्स टू एंजियोफाइब्रोमा। अब इसमें क्या होता है, वैस्कुलर ट्यूमर, वैस्कुलर टिश्यू भी होता है एंड फाइब्रस टिश्यू भी होता है, पर उनकी जो रेशियो है वो बहुत ही वेरिएबल होती है। जैसे यहाँ पे ग्रॉस दे रखा है, यू कैन सी दिस इज द साइनस, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी सी आर्टरी का या फिर ब्लड का कलेक्शन एंड बाहर ही बाहर यू कैन सी ऑल इज द फाइब्रस मटीरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आर्टरीज एंड फाइबर के बीच में एक रेशियो है। सेम अगर हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे जो आर्टरीज हैं, ठीक है, ओके, तो इनमें ज़्यादा हमें दिख नहीं रहा कि ब्लड वगैरह है, ठीक है। सो यहाँ पे फाइबर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज, ओके, ठीक है। तो ये बहुत ही वेरिएबल हो सकता है, या तो वेसल ज़्यादा हो सकती है या फिर फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब जो वेसल्स होंगी ना वो कैपिलरी लाइक होंगी, ठीक है, ना उनमें एडवेंटिशिया होगा ना मस्कुलर लेयर होगी, ठीक है। तो ऐसी वेसल्स क्या है, ईजिली ब्लीड कर सकती हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे जब भी कोई नई वेसल बनती है ड्यू टू न्यूवास्कुलराइजेशन इट इज़ मोस्टली कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग होगी, ठीक है, तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें मस्कुलर कोट नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो भी हम ब्लीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एक तो हम कंप्रेशन वगैरह कर देते हैं, ओके, वी कैन यूज़ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या करेगा, जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, पर यहाँ पे तो स्मूथ मसल्स है ही नहीं, ठीक है। इवन तो इट इज़ बनाएंगे, इट डज़ नॉट हैव अ कैप्सूल, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे सो इट इज़ नॉट हैविंग कैप्सूल, जहाँ इसको मन करे वहाँ से ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसकी एक्सटेंशन देखें कि ये बहुत ही लोकली इन्वेजिव है, ये अपने आसपास के स्ट्रक्चर को इन्वेड कर देता है, ठीक है। जो नेजोफैरिंक्स के आ गया नेजल कैविटी, तो ये नेजल कैविटी में जा सकता है, ठीक है। इसके नेजल कैविटी में क्या है, साइनसेस है, मैक्सिलरी, स्फिनोइड एंड एंथमोइड, इट कैन नॉट गो टू द फेशियल साइनस, ठीक है, ठीक है। एंड जो मैक्सिला है दैट इज ऑल्सो हैविंग टेरिको मैक्सिलरी फॉसा जस्ट आउटसाइड, ठीक है। उसके बाहर वी हैव चीक्स, ठीक है। इफ़ यू सी दिस साइन, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा nasal cavity, it has entered into the maxillary sinus here, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ कि ये हर जगह फैल जाता है, भी इसकी इच्छा ही कहाँ कहाँ फैलता है, एंड ये चीक से भी बाहर आ सकता है। तो अगर आप अपना चीक फील करें और वहाँ पे देखें कि बहुत बड़ा सा लंप है, यू कैन सी कि हाँ ये शायद ये हो सकता है, फाइब्रोमा हो सकता है, एंजियोफाइब्रोमा। अगर ये ऑर्बिट्स के थ्रू जाते हैं देन इट कैन कॉज प्रोप्टोसिस एंड दैट इज फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी, ठीक है। एंड ये कैसे एंटर करेगा, थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर
ठीक है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर अगेन टेरिगो मैक्सिलरी फॉसा में खुलता है एंड देन इट कैन गो टू द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। क्रेनियल कैविटी को भी इरोड कर सकता है थ्रू एथमॉइड, ठीक है, एंड इट कैन गो थ्रू सेलर टर्सिको या फिर इनडायरेक्टली, पर जहाँ भी जाएगा ये मिडिल क्रेनिया फॉसा में, इट विल बी रिलेटेड टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के आसपास। देन क्योंकि जुवेनाइल है 10 to 20 ईयर्स में होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस करते हैं, कि उसमें कैपिलरी लाइक वेसल्स होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे ट्रॉमा में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। सो जो पेशेंट है उसको ये मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन होगी एंड द ड्यू टू रिपीटेड ब्लड लॉस ही कैन हैव अनीमिया। तो बॉयज़ में अनीमिया नहीं दिखता है ना जनरली। देन इट कैन कॉज प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डी नेजल स्पीच, जैसे आप देख रहे थे कि धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोआना में आया तो एक साइड का जो नोज था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वो दूसरे कोआना तक पहुंच गया, देन बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अगर ये ओटाइटिस मीडिया कॉज करा रहा है तो हेयरिंग लॉस करा सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, पिंक पर्पलिश मास की तरह दिखता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि जनरली जब तक सर्जरी ना कर रहे हो, ऑपरेशन ना कर रहे हो, इसको टच मत करो, बिकॉज इट इज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है ये, ठीक है। सो इसको हम पैल्पेट नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल वी आर डूइंग द सर्जरी, इसको रिमूव करने के लिए। और क्या हो सकता है, ब्रॉडनिंग ऑफ द नेजल ब्रिज, क्योंकि नोज़ में भर गया है, ठीक है। प्रोप्टोसिस हो सकता है, प्रोप्टोसिस क्योंकि ये ऑर्बिट में आ गया एंड इट इज पुशिंग आई आउटवर्ड्स। स्वेलिंग ऑफ द चीक्स हो सकती है, ठीक है। इंफ्राटेम्पोरल फॉसा से आ सकता है एंड इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। देन ये कुछ लिस्ट दे रखी है, तो इनमें आपको क्या क्या याद रखना है। यू कैन रिमेंबर कि एंजियोफाइब्रोमा हम पढ़ रहे हैं, क्वानल पॉलिप इंपॉर्टेंट है, दैट विल कम इन द नोज। थॉर्नवेल सिस्ट हम पढ़ चुके हैं। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, इट इज़ ऑफ मैनी, एक सलाइवरी ग्लैंड का सकता है, लेक्राइमल ग्लैंड का सकता है। क्रेनियोफेरेंजियोमा अकर्स इन द रथकेस पाउच। देन मैलिग्नेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्सिनोमा नेजोफैरिंक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे। पहले तो क्लिनिकल पिक्चर से पता चल जाएगा किसी को बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है एंड ही इज़ मेल, ठीक है, एंड उसकी एज क्या है, ठीक है। फिर हम बायोप्सी लेते हैं एंड इसको हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, ठीक है। बायोप्सी हम जनरली नहीं लेते क्योंकि ब्लीड करने लगता है, हमने एक टिश्यू निकाला एंड इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, तो अगर हमें लेनी भी है बायोप्सी देन वी टेक इट अंडर जनरल एनेस्थीसिया। हम इंतज़ाम करके रखते हैं कि अगर ब्लीडिंग होने वाली है देन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, कि हमें तैयार रहना है। जो CT है इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। एक तो ये मैं बताता है कि कहाँ तक ये फैल चुका है, कि इसने बोन को भी इन्वेड कर दिया है कि नहीं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये मैक्सिलरी की पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है, ये एंटीरियरली बल्जिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेजोफैरिंग्स में होता है और ये क्या करता है, सबसे पहले यहाँ ग्रो करता है, इसमें दिखा नहीं रखा है पर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जो ये पोस्टीरियर वॉल है मैक्सिला की, इसको आगे को धक्का दे देता है, ठीक है। दिस इज साइन, ओके, दिस साइन इज नोन एज एंट्रल साइन और होलमैन मिलर साइन, ठीक है। इट इज़ पैथोग्नोमिक, ठीक है। हम MRI कर सकते हैं, MRI में वी गेट सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, कि अगर ये सॉफ्ट टिश्यू में तो नहीं घुस गया लाइक इंट्राक्रेनियली, ठीक है, या फिर ऑर्बिट में। हम इसमें कैरोटिड एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक डाई इंजेक्ट कर देते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पे फाइबर्स, मतलब क्योंकि वेसल्स का भी तो बना हुआ है, तो कहाँ तक ये फैल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभार हम क्या करते हैं, एम्बोलाइजेशन कर देते हैं। एम्बोलाइजेशन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली आर्टरी, यहाँ पे एक एम्बोलाई इंट्रोड्यूस कर दिया सो दैट जो ब्लड है वो आगे वाली वेसल्स में ना जा पाए। सो अगर हम ये ट्यूमर की बायोप्सी करें या फिर इसको एक्साइज कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं इस पर, तो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है हम उसमें एम्बोलाइजेशन नहीं करते अनलेस एंड अनटिल ब्रेन भी इन्वॉल्व है, इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन है तभी करते हैं, वरना नहीं करते, दैट इज़ रिस्की। हम क्या करेंगे, एम्बोलाइजेशन करेंगे ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि नेजोफैरिंग्स इट इज सप्लाइड बाय फेशियल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। दीज आर ऑल द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्बोलाइज कर देंगे उसको, एक आर्टिफिशियल एम्बुलस कर देंगे हम, जो इस कार्सिनोमा इस ट्यूमर में है उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड विद इन 2 days हम उस एरिया को काट देंगे, उस पर सर्जरी कर देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अरेंजमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट यही है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे कि वेट एंड वॉच करते थे, हमें लगता था खुद ही ठीक हो जाएगा, पर इट इज़ नॉट द थिंग। अगर आपको पता चलता है कि इट हैज़ बीन अकर्ड
तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सर्जिकल एक्सिजन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सीटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सर्जिकल एक्सिजन. ठीक है. इट कैन बी ट्रांसपैलेटाइन, मतलब पैलेट के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू करें. देन वी हैव सार्डाना अप्रोच. सार्डाना अप्रोच इज कि जो आप वेस्टिब्यूल होते हैं ना माउथ में, टीथ एंड गम्स के बीच में जो एक ये स्पेस है, इसके थ्रू अब फिर पैलेट के थ्रू हम जा रहे हैं नोज़ में. ठीक है. वी कैन डू इट वाया लेटरल राइनोटोमी. ठीक है. मीडियल मैक्सिलेक्टमी. ठीक है. वी कैन गो फॉर फेशियल इंसिजन, डीग्लविंग अप्रोच. ठीक है. एंडोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एंड वी हैव ट्रांस मैक्सिलरी ले फोर्ट 1 अप्रोच. जैसे अगर आपने ले फोर्ट फ्रैक्चर पढ़ा होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जाइगोमा है उसको निकाल देंगे. ठीक है. एंड देन विल गो इनसाइड. ठीक है, थ्रू द मैक्सिला. एंड फिर हम क्या करेंगे, जो बोन हमें निकाली थी उसको फिर से अटैच करेंगे वाया बोन फ्लैप्स. देन वी हैव वीज ऑपरेशन. ठीक है. इन्फर्टेबल अप्रोच भी कर सकते हैं. इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल हम तभी करते हैं जब ये ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज दिस इज रिस्की.